हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर है लेकर यूपी TSSC एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास को लेकर। तो पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी एकदम शानदार तरीके से, लेक्चर नंबर 51। तो पिछले वर्ष में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, टॉप 30 क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। यदि सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। ऐसे ही बेहतरीन सेशन देखने के लिए यदि यूपी एएनएम, बिहार एएनएम, DSSB एएनएम या किसी भी स्टेट एएनएम यानी ऑल स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है, गर्भावस्था में एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम का मुख्य जोखिम क्या है। जो एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम है इसका मुख्य जोखिम क्या है। गर्भपात और प्री टर्म लेबर, या भ्रूण का अत्यधिक विकास, या मातृ मधुमेह, या गर्भावस्था में थ्रोम्बोसिस और गर्भपात। तो कह रहा है कि एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम का मुख्य जोखिम क्या है। गर्भावस्था में थ्रोम्बोसिस और गर्भपात। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की प्रबंधन में एएनएम की भूमिका क्या है। इंसुलिन देना, या तुरंत रेफर करना और हाइड्रेशन सुनिश्चित करना, या रक्त शर्करा की जांच न करना, या घरेलू नुस्खे बताना। तो कह रहा है क्या, कह रहा है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस DKA के प्रबंधन में एएनएम की भूमिका क्या है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुरंत रेफर करना और हाइड्रेशन सुनिश्चित करना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा मैटरनल मॉर्टिलिटी रेशियो MMR की गणना किस आधार पर की जाती है। मातृ मृत्यु दर। मैटरनल मतलब क्या, मातृ, मॉर्टिलिटी मतलब क्या, मृत्यु, रेशियो मतलब दर की गणना किस आधार पर की जाती है। प्रति 1000 जीवित जन्म, या प्रति 1 लाख जीवित जन्म, या प्रति 10,000 महिलाओं पर, या प्रति 1 लाख गर्भधारण पर। तो कह रहा है जो हमारा मातृ मृत्यु दर अनुपात है की गणना किस आधार पर की जाती है। तो हमारा तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। नेक्स्ट। नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया के लिए कौन सा तापमान खतरनाक माना जाता है। 36.5 डिग्री, 35 डिग्री सेल्सियस, या 36 डिग्री सेल्सियस से कम, या 38 डिग्री सेल्सियस। तो नवजात शिशु में जो हमारा हाइपोथर्मिया है इसके लिए कौन सा तापमान खतरनाक, यदि 36 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान हो जाएगा तो क्या माना जाएगा, खतरनाक माना जाएगा। नेक्स्ट। गर्भावस्था में सिफिलिस के लिए कौन सा टेस्ट सबसे विश्वसनीय है। VDRL टेस्ट, ट्रेपोनेमल टेस्ट, या यूरिन प्रोटीन टेस्ट, या ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। तो गर्भावस्था में सिफिलिस के लिए कौन सा टेस्ट सबसे विश्वसनीय है। तो सिफिलिस के लिए हमारा ट्रेपोनेमल टेस्ट यानी TPH। नेक्स्ट। पोस्टमार्टम साइकोसिस का प्राथमिक लक्षण क्या है। हल्की चिंता, मति भ्रम और आत्महत्या के विचार, नींद की कमी, या भूख बढ़ना। तो पोस्टमार्टम साइकोसिस में आता है मति भ्रम हो जाएगी यानी मति भ्रष्ट हो जाएगी, आत्महत्या के विचार आएंगे। ये क्या है हमारा पोस्टमार्टम साइकोसिस। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भनाल प्रोलैप्स के प्रबंधन में एएनएम की पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन देना, पेट दबाना, गर्भाशय संकुचन बढ़ाना, पानी पिलाना। तो गर्भनाल प्रोलैप्स के प्रबंधन में एएनएम की पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन देना। तो बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीटोसिन का उपयोग किस स्थिति में निषिद्ध है। प्रसव के बाद रक्तस्राव, गर्भपात के बाद, स्तनपान में, या प्रसव के पहले चरण में। तो ऑक्सीटोसिन का उपयोग किस स्थिति में निषिद्ध है। तो हमारा 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसव के पहले चरण में। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में हाइपरथायराइडिज्म का सबसे गंभीर जोखिम क्या है। मातृ एनीमिया, भ्रूण की हृदय गति असामान्य, प्रीटर्म लेबर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप।
तो कह रहा गर्भावस्था में हाइपरथायराइडिज्म का सबसे गंभीर जोखिम क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भ्रूण की हृदय गति सामान्य और प्री टर्म लेबर। नेक्स्ट, कह रहा इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन IUGR का मुख्य कारण क्या है? मातृ मोटापा, अधिक व्यायाम, प्लेसेंटल अपर्याप्तता या विटामिन सी की कमी। तो कह रहा इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटल अपर्याप्तता। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में हेपेरिन का उपयोग क्यों किया जाता है? एनीमिया ठीक करने के लिए, थ्रोम्बोसिस की रोकथाम के लिए, या उच्च रक्तचाप कम करने के लिए, या संक्रमण रोकने के लिए। तो कह रहा गर्भावस्था में हेपेरिन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो गर्भावस्था में हेपेरिन का उपयोग थ्रोम्बोसिस की रोकथाम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कह रहा प्रसव के दौरान फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग का सबसे सटीक तरीका कौन सा है? डॉपलर उपकरण, अल्ट्रासाउंड, स्टेथोस्कोप, या इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में एक्यूट फैटी लीवर AFLP का प्राथमिक लक्षण क्या है? पीलिया और उल्टी, पेट दर्द और लीवर एंजाइम बढ़ना, सिर दर्द, पेशाब में जलन। तो कह रहा गर्भावस्था में एक्यूट फैटी लीवर का प्राथमिक लक्षण क्या है? तो हमारा 13वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेट दर्द और लीवर एंजाइम बढ़ना। नेक्स्ट, कह रहा माइक्रोसोमिक बेबी 4.5 kg से अधिक का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? जन्म के समय फ्रैक्चर, नवजात पीलिया, शोल्डर डिस्टोसिया, या संक्रमण। तो कह रहा माइक्रोसोमिक बेबी में यदि क्या वजन 4.5 kg से अधिक को क्या कहते हैं? माइक्रोसोमिक बेबी कहते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा जोखिम है शोल्डर डिस्टोसिया। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में वेरिकोस वेन्स का सबसे अच्छा उपचार क्या है? संपीड़न, स्टॉकिंग्स और पैर ऊंचे रखना, सर्जरी, एस्पिरिन, या भारी व्यायाम। तो कह रहा गर्भावस्था में वेरिकोस वेन्स का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो गर्भावस्था में वेरिकोस वेन्स का सबसे अच्छा उपचार हमारा है संपीड़न, स्टॉकिंग्स और पैर ऊंचे रखना। नेक्स्ट, कह प्री एक्लेम्सिया के मरीज में किस दवा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? मैग्नीशियम सल्फेट, डाइजेपाम, या लेबेटालोल, या हाइड्रोलाजीन। कह प्री एक्लेम्सिया के मरीज में किस दवा का उपयोग नहीं किया था? डाइजेपाम का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, कह गर्भावस्था में अस्थमा के प्रबंधन में कौन सी दवा सुरक्षित है? साल्बुटामॉल इन्हेलर, ओरल स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक्स, या एस्पिरिन। तो कह गर्भावस्था में अस्थमा के प्रबंधन में कौन सी दवा सुरक्षित है? तो हमारा कौन सी दवा सुरक्षित है? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साल्बुटामॉल इन्हेलर। किसके लिए? अस्थमा के लिए गर्भावस्था में। नेक्स्ट, कह गर्भावस्था में लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए किस एंजाइम का बढ़ना सबसे चिंताजनक है? एमाइलेज का, या ALT यानी एलानिन ट्रांसएमिनेज लिपेज, या क्रिएटिनिन। तो गर्भावस्था में लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए किस एंजाइम का सबसे बढ़ना खतरनाक है? लीवर फंक्शन टेस्ट में किस एंजाइम का बढ़ना सबसे चिंताजनक होता है? तो ALT एलानिन ट्रांसएमिनेज। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था में प्लाज्मा आयतन कितने प्रतिशत तक बढ़ जाता है? 20%, 30%, 50%, 70%। तो कह रहा गर्भावस्था में जो हमारा प्लाज्मा आयतन है कितने % तक बढ़ जाता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50%। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में वारफेरिन का उपयोग क्यों निषिद्ध है? मतली पैदा करता है, दूध उत्पादन कम करता है, माँ के लिए हानिकारक है, भ्रूण में विकृति का खतरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य कार्डियक एरिथमिया कौन सा है? एट्रियल फाइब्रिलेशन, या प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर
कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया या हार्ट ब्लॉक। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य कार्डियक एरिथमिया। तो कार्डियक एरिथमिया क्या है? तो कार्डियक एरिथमिया कौन सा है? प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलेशन कॉन्ट्रैक्शन। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में कार्पल टनल सिंड्रोम का कारण क्या है? टिश्यू में तरल प्रतिधारण, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, आयरन की कमी। तो कर गर्भावस्था में कार्पल टनल सिंड्रोम। तो गर्भावस्था में कार्पल टनल सिंड्रोम का कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा टिश्यू में तरल प्रतिधारण। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था में पेरियोडोंटल रोग कौन का मुख्य कारण क्या है? विटामिन सी की कमी, हार्मोनल परिवर्तन, अधिक मीठा खाना, धूम्रपान। तो कर गर्भावस्था में पेरियोडोंटल रोग का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोनल परिवर्तन। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में हेपेटाइटिस ई का सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? भ्रूण विकृत, गर्भपात, प्री एक्लेम्सिया, मातृ मृत्यु। तो कह रहा गर्भावस्था में हेपेटाइटिस ई का सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? मातृ मृत्यु। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य हृदय रोग कौन सा है? एथेरोस्क्लेरोसिस या माइट्रल स्टेनोसिस या कार्डियोमायोपैथी या हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य हृदय रोग कौन सा है? तो माइट्रल स्टेनोसिस। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में सबसे सुरक्षित एनाल्जेसिक कौन सी है? पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनाक या एस्पिरिन। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे सुरक्षित एनाल्जेसिक कौन सी है? तो हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, पैरासीटामॉल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य न्यूरोलॉजिकल समस्या कौन सी है? गुर्दे की पथरी, मूत्र मार्ग शोध, मूत्र असंयमिता या मूत्राशय शोध। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे न्यूरोलॉजिकल समस्या है हमारा मूत्र असंयमिता। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य त्वचा परिवर्तन कौन सा है? एक्जिमा, लाइनिया नाइग्रा, सोरायसिस या मुहासे। तो गर्भावस्था में जो क्या है सबसे सामान्य त्वचा परिवर्तन कौन सा है? लाइनिया निग्रा। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य हेमटोलॉजिकल समस्या कौन सी है? थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, आयरन की कमी से एनीमिया। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य हेमटोलॉजिकल समस्या कौन सी है? तो गर्भावस्था में सबसे सामान्य हेमटोलॉजिकल समस्या है हमारी कौन सी? आयरन की कमी से एनीमिया। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कर कंगारू मदर केयर केएमसी का प्राथमिक लाभ क्या है? माँ का वजन कम करना, समय से पहले जन्मे शिशु का तापमान नियंत्रण, स्तनपान रोकना, टीकाकरण में देरी। तो कर कंगारू मदर केयर का प्राथमिक लाभ क्या है? तो हमारा 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय से पहले जन्मे शिशु का तापमान नियंत्रण करना। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब का एक भी रुपये खर्च होने वाला नहीं है। यदि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मन और लगेगा आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने में। तो आपको एक सिलेक्शन लेना है तो बस इतना काम करिए, उसके बाद हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि हम कैसे पढ़ाएंगे, आपका सिलेक्शन कैसे कराएंगे, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो टेंशन हमारी है। लेकिन बस आपका टेंशन होना चाहिए वीडियो को देखना, शेयर करना, लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। पसंद हो तो अच्छे कमेंट कीजिए, नहीं पसंद है तो बुरे कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो उसको कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका निदान ज़रूर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए तो आप कमेंट ज़रूर
कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।